गुड इवनिंग क्लास। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप के अंदर हम थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ये टॉपिक हम लास्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे। डिस्कस्ड इन द चेंज इन PSR चैप्टर। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट। उसमें अगर इंक्रीज इन एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जितने से इंक्रीज हो रही है वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो नेचुरली प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे एसेट अगर डिक्रीज होती है तो लॉस होने पर डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अचानक हमें कोई एसेट मिलती है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अचानक किसी एसेट का मिल जाना विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ऐसी अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर अचानक पे करनी पड़ जाए और विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस डेबिट होता है, तो डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी डिस्कस करे थे। अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी टाइटल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख देते हैं गलती से। एप्रोप्रिएशन यहाँ नहीं है, एप्रोप्रिएशन हम फंडामेंटल्स में बनाते थे जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। ये तो एडजस्टमेंट की जा रही है रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जब हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो लास्ट में बिजनेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, और लॉस कब होगा, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। यहाँ मैंने दोनों क्यों लिखे, अगर तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, अभी बोर्ड में लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था फिल इन दी ब्लैंक्स में, कि जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये इसमें भी 2 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर भी ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। देन अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो नए पार्टनर के आने के बाद पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। द पार्टनर्स में कुछ डिसाइड कर सकते हैं या एक एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड या न्यू वैल्यू। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि जब हमने रिवैल्यूएशन कर ही लिया है तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो हम बैलेंस शीट में अपनी नई वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू लिखें, अगर ऐसा वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उस सिचुएशन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस होने पर पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। 2 स्टेप हो गए। तीसरी बात,
बैलेंस शीट जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाएंगे। ये तीनों बातें कब ध्यान रखेंगे, जब ये वाला मेथड यूज किया जाए, ये वाला एग्रीमेंट हो। मैंने बताया कि 2 तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, किसके बीच में, सभी पार्टनर्स एडमिशन के बाद नए पार्टनर को मिलाकर दे पीपल कैन डिसाइड कि हम अपनी जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएं। तो रिवाइज्ड वैल्यू बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये स्टेप आपको करने होंगे। अब या तो ये करेंगे या ये, दोनों तो करेंगे नहीं। अगर ये सेकंड ऑप्शन लेते हैं, वो क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको पुरानी वैल्यू पर ही दिखाएं। रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट पुरानी वैल्यू से ही कंटिन्यू करेंगे, दिखाते रहेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है, इसके अंदर क्या स्टेप है। इस केस में फर्म को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है जो 2 पार्ट्स में बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले वाली वैल्यू पर ही दिखाएंगे, रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना, तो उसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पर क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 2 पार्ट्स में बनता है। फर्स्ट पार्ट इज सिमिलर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे अभी उस मेथड में बनाया था, सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह फर्स्ट पार्ट बनता है। और जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसे ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। फिर उसी के साथ, उसी के एक्सटेंशन में, उसके नीचे फिर हम सेकंड पार्ट बनाते हैं मेमोरेंडम का, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसमें एंट्रीज जो पास्ट इन फर्स्ट पार्ट इज रिवर्स्ड, यानी जो फर्स्ट पार्ट में हमने एंट्रीज की थी उसका उल्टा कर देते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया था इसमें, तो इस पार्ट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट किया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और प्रॉफिट और लॉस जो आएगा उसे न्यू रेशो में, यानी सभी पार्टनर्स में बांटेंगे। दोबारा से समझिए, जब पार्टनर्स, ये हमारा कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है, ये मैंने आपको बताया, ये वाला, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू। जब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे करना है, इस केस में फर्म को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है जो 2 पार्ट्स में बनता है। पहला पार्ट इज सिमिलर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है, ठीक है, जैसा उसमें करते थे इस पार्ट में हमने वैसे ही करना है। वैसे ही प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना। ये तो सिमिलर है बिल्कुल जो हमारा पहले किया था उसके जैसा। उसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में फिर हम सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में एंट्रीज पास्ड इन द फर्स्ट पार्ट, जो पहले पार्ट में हमने एंट्रीज करी थी, अगर हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था तो सेकेंड पार्ट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स करना है, उसकी एंट्रीज का उल्टा कर देनी है एंट्री, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, रिवर्स। और जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसे न्यू रेशो में, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, पहले पार्ट का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बटेगा, दूसरे पार्ट का प्रॉफिट और लॉस न्यू रेशो में बटेगा। इस मेथड में, अब आगे क्या लिखा है, इस मेथड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपनी बुक वैल्यू पर ही दिखाई जाएंगी बैलेंस शीट में, ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे, जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पर ही, पुरानी वैल्यू पर ही दिखाएंगे या कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सिखाया था। इस तरह से बनता है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में हम बाय करके सारी जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको लिखते हैं। ये था हमारा रिवैल्यूएशन एडजस्ट अकाउंट बनाना।
थर्ड एडजस्टमेंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में। अभी जितना भी थ्योरी पार्ट मैंने बताया है इसके ऊपर ही हमारा प्रैक्टिकल बेस है और इसी में बेस हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 37, पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ जनरल एंट्रीज कही है फॉलोइंग केसेस में। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। अनरिकॉर्डेड, अचानक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं और हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई 5000 की, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर्स, अब हमारे पास हमारी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है और हमें सप्लायर के लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो ये हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए लॉस हो गया। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रेडिट हुआ, इसमें डेबिट हुआ। क्रेडिटर ऑफ ₹600 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक क्रेडिटर था 600 रुपये का, हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड था वो, तो जब हम कह रहे हैं कि क्रेडिटर है इट मीन्स वो रिकॉर्डेड होगा। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, उसने पैसा नहीं मांगा। हैंस इज टू बी रिटर्न बैक, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे हिसाब से 600 की लाइबिलिटी थी लेकिन उसने नहीं मांगा, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। मैंने आपको बताया अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। इस तरह से आपको प्रॉपर जर्नल बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाने हैं जैसे 11th में सिखाया था। अब इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड मिली थी तो एसेट है हमारी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, मैंने बताया था। तो इंक्रीज हो गई हमारी एसेट जो कि रिकॉर्ड नहीं है वो आ गई हमारे पास, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दूसरे केस में लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड अराइज हुई थी, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तीसरे केस में हमारे पास 600 के क्रेडिटर्स थे लेकिन उन्होंने पैसा नहीं क्लेम किया तो प्रॉफिट हो गया था, तो उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, अब ऐसे में हमें कहा जाए कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ये क्रेडिट में। फिर जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसे हम पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ Z एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ X एंड Y। यानी X एंड Y पहले पार्टनर्स थे, Z और एडमिट हो रहा है और आपको एंट्रीज पास करनी है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। यहाँ 2 की बात करिए तो यानी X और Y की ओल्ड रेशो है। अब Z आ रहा है कितने, कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें हमें बस नीचे की कुछ एंट्रीज, जनरल एंट्रीज करने को कहा गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की जो वैल्यू है बढ़ गई, इंक्रीज बढ़ गई 10,000 से, जबकि बुक वैल्यू थी 50, इसका मतलब वो 60,000 हो गई, 10,000 से बढ़ गई। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है और डेबिट क्या होगा? फर्नीचर। हम एक एक करके आंसर भी देखेंगे। ये देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज से। ठीक है, सेकंड है आपकी ट्रांजैक्शन, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू TO2 का मतलब होता है तक। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई 40,000 तक, बुक वैल्यू है 20,000, यानी बढ़कर वो 40,000 तक हो गई। इसका मतलब कितने से बढ़ी? तो 20,000 से और बढ़ी। 20,000 पहले थी, 20,000 से और बढ़ी, तभी तो 40,000 तक हो गई। यहाँ पर इंक्रीज कितने से हुआ? 20,000 से। बस ये टू और बाय का खेल ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय का मतलब होता है से, इतने से बढ़ गई। टू का मतलब होता है TO2 मतलब तक, बढ़कर इतने तक हो गई। तो हमें डिफरेंस से निकालना पड़ता है कि कितने तक, कितने से बढ़ी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ 20,000 से इंक्रीज हुई, तो हमारी एंट्री क्या होगी?
रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, किससे? फर्नीचर से। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, राइट। इसके बाद थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ सेकेंड हो गया, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू, ब्रॉट मतलब लाया गया, अप टू मतलब तक, 120% ऑफ इट्स वैल्यू। हमारा फर्नीचर 120% तक लाया, ब्रॉट अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब इंक्रीज, अप और डाउन होता है, डाउन मतलब नीचे, डिक्रीज, अप मतलब ऊपर। कितने तक लाया गया? 120% तक। अब सपोज कीजिए बुक वैल्यू है आपकी 50,000, अब इसको बढ़ाकर आपने 120% तक लाया, तो 120% तक लाने के लिए कैसे करेंगे? आप इसको कैसे करेंगे 120%? इसका मतलब 150,000 का 120, 120%, नीचे 100 आ गया। जब आपने इसको 0 यहाँ से कट गई, ये 100 की 0 यहाँ से कट गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60,000। अब 60,000 तक हो गई इसकी वैल्यू। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप मतलब ऊपर, टू मतलब तक, 120% ऑफ इट्स वैल्यू। और बुक वैल्यू है फर्नीचर की 50,000, यानी बढ़कर 120% तक हो गई। जब मैंने 50,000 का 120% निकाला इस तरह से, ठीक है, तो कितने से बढ़ी? इसका मतलब फर्नीचर कितने से बढ़ा? 10,000 से। अगर वो पहले 50,000 का था, अब 60,000 तक हो गया, तो 10,000 से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट। तो हमारी एंट्रीज में क्या दिखाया जाएगा? ये देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है ना, टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। इसका मतलब है कि बुक में स्टॉक जो 18,000 रुपये लिखा गया है वो 10% से कम लिखा गया है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम लिखी गई है। बुक वैल्यू जबकि है बुक में लिखी गई है, और बुक में कितनी वैल्यू लिखी गई है? 18,000 की। ठीक है, ये 18,000 10% से कम लिखा गया है। अब मैंने ये माना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू किसकी? स्टॉक की। एक्स क्या है? हमारा स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक का माइनस इसका 10%, यानी स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 10% माइनस करके अंडर वैल्यूड लिखा है, तो यानी माइनस करके 18,000 बुक में लिखा गया है। बुक वैल्यू दिखा रहा है, ये आपकी बुक वैल्यू दिखा रहा है। ये स्टॉक है एक्स आपका, ये बुक वैल्यू 18,000 क्वेश्चन में बता रहा है, और ये कैसे निकली है? अंडर वैल्यूड, यानी 10% से अंडर वैल्यूड है। तो मैंने x माइनस एक्स का 10% इज इक्वल टू 18,000। जब इसको सॉल्व किया, ये 10, ये 10 से 10 कट गया तो x बाय 10 बचा। x माइनस इसका एलसीएम लिया तो 10x माइनस एक्स, सॉल्व किया 9x अपॉन 10 18,000। x इधर रखा, 9 बाई 10 का रेसिप्रोकल हो गया 10 बाई 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? इसको सॉल्व करने पर 20,000। x क्या माना था हमने? स्टॉक, यानी x हमारा स्टॉक जो ओरिजिनली था वो 20,000 का था, और हमने लिखा कितना हुआ है? 18,000 का। ये देखिए 18,000 का लिखा है, इसका मतलब सही वैल्यू 20,000 है, अंडर वैल्यूड कम वैल्यू से लिखा गया है, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे में जनरल एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक को 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो 2,000 से कम लिखा है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हो गया 2,000 से, एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। इस तरह से हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को हमेशा आपने
इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन था अंडर वैल्यूड का। अभी हम एक ओवर वैल्यूड का भी क्वेश्चन करेंगे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है 10% से ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। जितनी उसकी वैल्यू है उसका 10% ऐड करके लिखा गया है, जबकि बुक में वैल्यू कितना दिखा रही है 22,000। ये ऐड करने के बाद यानी ये इतने से बुक में ओवर वैल्यूड है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई चीज ज्यादा लिखी गई है लेकिन है नहीं तो उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। कम करने पर उस एसेट को हमें एसेट कम करनी पड़ेगी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ओवर वैल्यूड के केस में, क्योंकि ओवर तो प्लस करके सॉल्व करेंगे, अंडर वैल्यूड के केस में माइनस करके सॉल्व करेंगे। कैसे? अब इस क्वेश्चन में स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, तो माना स्टॉक को मैंने एक्स एज्यूम करा कि स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एक्स है। तो स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड यानी ज्यादा लिखा गया है बुक में उसकी वैल्यू, कितने से? 10% से। तो एक्स ओरिजिनल वैल्यू प्लस एक्स का 10% ऐड करने के बाद बुक में वैल्यू लिखी गई है, जो कि क्वेश्चन में दी थी 22,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक है, प्लस 0 कट गया तो एक्स बाय 10 आ गया, इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व किया, 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, 10x और 1x 11x अपॉन 10, 22,000। x को इधर रखा, 11 बाई 10 का रेसिप्रोकल हो गया, उधर जाकर उल्टा हो गया, 10 अपॉन 11। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 20,000। x क्या है हमारा? स्टॉक, ठीक है। x क्या है हमारा यहाँ पर? स्टॉक। तो इसका मतलब हमारी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 20,000 और लिखी कितनी हुई है? 22,000। तो इसे ठीक करना होगा, 2,000 से इसकी वैल्यू कम होनी होगी, तो हमें 2,000 हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो गया। लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो टू स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000 रुपीज से। तो इस तरह से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, और ध्यान से ये देखना है कि एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू बेटा।